बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक ठाक होंगे, आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। कल 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी जोश व खरोश से मनाया गया और जो जज्बा देखने में आया, जिस तरह से बच्चे बड़े नौजवान सभी जो हैं वो पुरजोश नजर आए, गलियों को सजाया गया, महाफिल का इनेकाद किया गया, रैलियां निकाली गई, जुलूस निकाले गए। मेरे ख्याल से हर गुजरते साल के साथ साथ हम देखते हैं कि जज्बा जो है लोगों का वो बढ़ता चला जा रहा है। और बड़े भी क्यों ना, नबी आखिरी ज़ुमा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और जोश व खरोश से मनाया गया है। तो इंतजामात डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने कैसे किए, MCL का क्या किरदार रहा और साथ ही साथ शहरियों की जानिब से क्या क्या इशूज़ सामने आए, मसाइल शहरियों की जानिब से क्या क्या हाईलाइट किए गए, इस पर हम ज़रूर तफसीलन बात करेंगे। आज की टॉप स्टोरीज भी डिस्कस करेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ होंगे जिनसे हम शहर की अहम खबरें जो हैं डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ ही साथ मौसम के हवाले से ज़रूर बात करेंगे। शहर का मौसम जो है वो बदलता जा रहा है, तो मौसम की सूरत हाल जानने के लिए पहला सेगमेंट शामिल करेंगे, टुडेज वेदर। जी तो नाज़रीन, शहर का मौसम कैसा है और आइंदा 24 घंटों में महकमा मौसमियात की जानिब से पेश गोई क्या की जा रही है। सादिया खान हमारे साथ होंगी। सादिया, बताइएगा मौसम इस वक्त कैसा है और क्या कहना है महकमा मौसमियात का। जी, मौसम की बात करें तो सर्दियों का इंतज़ार जो है हमारा वो लंबा होता जा रहा है, क्योंकि हमने ये सोचा हुआ था कि नवंबर के महीने में मौसम काफ़ी ज़्यादा सर्द हो जाएगा, दर्जा हरारत में कमी वाक़ई होगी। लेकिन अभी तक लाहौर का मौसम दिन के टाइम अगर दर्जा हरारत की हम बात करें तो वो 27 से 30 के दरमियान रहता है। रात के टाइम का दर्जा हरारत जो है वो 18 से 22 रहता है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि अगले हफ्ते में बारिशें होंगी। अगर बारिश हो जाती है तो डेफिनेटली लाहौर का मौसम जो है वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर वक्त नवंबर जो है वो तकरीबन गुजर चुका है और उस तरह से ना तो बारिशें हो पाई हैं और ना ही मौसम जो है वो ठंडा हो रहा है। लेकिन दिसंबर काफ़ी ज़्यादा अहम समझा जा रहा है सर्दी के हवाले से और मौसम की तब्दीली के हवाले से। कहा यही जा रहा है कि नवंबर का जो आने वाला हफ्ता है उसमें बारिशें होंगी। अगर बारिशें हो जाती हैं तो दिसंबर का महीना ठंडा गुजरेगा, धुंध होगी, ठंडी हवाएं होंगी और मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा सर्द हो जाएगा। तो अभी फिल वक्त जो लाहौर का दर्जा हरारत है वो 27 से 30 है, रात का जो है वो 18 से 22 है। फिल वक्त लाहौर में मौसम सर्द और ठीक है। सादिया, आपका बहुत शुक्रिया। शहर के मौसम के हवाले से आप हमें अपडेट कर रही थी और जैसा कि महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि अगर नवंबर के आखिरी हफ्ते में बारिशें हो जाती हैं तो दिसंबर में जो है सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। तो हम बात कर रहे थे 12 रबीउल अव्वल के हवाले से। बहुत सारे हमने देखे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से इंतजाम किए गए, MCL की जानिब से इंतजाम किए गए ताकि शहरी जो हैं ये त्यौहार पुरजोश तरीके से मना सकें और उन्हें मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया जा सके। तो ये इंतजाम कैसे रहे इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद होंगे, रिजवान नकवी साहब और आमिर रजा खान साहब। उन्हें प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या हाल चले आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप सुनाओ, आप बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। कैसा लग रहा है मॉर्निंग शो में? मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है आमिर भाई। आपको पता है काम जो है हमेशा से जो है करके खुशी होती है। अच्छा, ये मॉर्निंग शो जो है ये काम भी है, फन भी है। बिल्कुल ऐसे ही। और इसको मैं समझता हूँ जितनी एंकर्स करती हैं सुबह के वक्त प्रोग्राम, वो जब हम छोटे थे तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, जिनका नाम अब भी मुश्किल है लेना, उस वक्त भी था। चाचा जी के नाम से जो मशहूर, चाचा जी तो बाद में मशहूर हुए और उन्होंने बच्चों की वजह से ही, क्योंकि उसमें वो छोटा सा कार्टून दिखाया करते थे और उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। फिर तिलावत कलाम पाक से वो आगाज़ किया करते थे और बहुत खूबसूरत सीनरीज दिखाया करते थे। अच्छा, वो जो कंसेप्ट है मॉर्निंग शो का वो बिल्कुल एक इंफोटेनमेंट का था ऐसे। और अब तो फुल इंटरटेनमेंट का हो गया। और उसके बाद मेरे ख्याल सिटी ने ये रवायत डाली कि उसी तरह का इंफोटेनमेंट जो है और सुबह को रिपोर्टर्स आते हैं और फिर वो डिस्कस करते हैं, न्यूज़ डिस्कस होती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो जिनकी ज़रूरत भी है। बिल्कुल ऐसा ही है और हमारी कोशिश भी होती है कि साथ ही साथ शहरियों को भी शहर की सूरत हाल से अपडेट रखा जाए। बात करी थी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। रिजवान साहब, कैसे इंतजामात रहे? और हमेशा की तरह ये देखने में आता है कि हर साल लोगों का जज्बा जो है वो ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जिस तरह से लंगर का एहतमाम किया जाता है, मुझे याद है मैं जिस रास्ते से गुजर रही थी मुश्किल था वहाँ से गुजरना। बिल्कुल ऐसे ही है। तमाम गलियां जो हैं बच्चों ने बड़े एहतमाम के साथ पहाड़ियां बनाई हुई थी, उसके साथ साथ लोग निकले हुए थे, फैमिलीज निकली हुई थी और बाकायदा ईद का समा था और लोगों के चेहरे पे एक बड़ी मुसरत थी
اور لوگ جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ کھانے پکائے جا رہے تھے، پھر لنگر تقسیم ہو رہا تھا گھروں میں بھی اور گلیوں میں بھی لوگ لنگر لے کے کھڑے تھے، اور ہر قسم کا لنگر جو ہے وہ روڈز پہ جو راہگیر گزر رہے تھے، جو گاڑیوں کے سوار تھے، ان میں تقسیم کیا جا رہا تھا. جو حقیقی عید ہے اس کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ نظر آ رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ شہر کے ہر گلی محلے میں، ہر گلی کوچے میں جلوس تھے اور بڑے اہتمام کے ساتھ جلوس نکالے گئے تھے. رضوان نقوی صاحب، ہم اسی پہ بات کریں گے. ناظرین، ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. ڈولفن اسکواڈ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ جاری ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. برادر ملک ترکی کی طرز پر پنجاب میں ڈولفن فورس کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے. جرائم کی روک تھام، خصوصی طور پر سٹریٹ کرائم کی سدباب کے لیے ڈولفن فورس کی کارکردگی قابل اطمینان ہے. میرے لیے یہ بات اطمینان کا باعث ہے کہ ڈولفن فورس کی بھرتی کے طریقہ کار تقاضوں کے مطابق اور میرٹ اور صرف میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، جس میں اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بلند حوصلہ نوجوانوں کو ٹریننگ کے مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے. یقیناً اس مرحلے سے گزر کر ڈولفن فورس میں شامل ہونے والے نوجوان ہماری فورس کے لیے قابل قدر ساسا ثابت ہوں گے. ڈولفن فورس کے ہر نوجوان کو ذہنی، جسمانی و دیگر پیشہ ورانہ تربیت کے ساتھ ساتھ قانونی امور کے بارے میں بھی خاطر خواہ آگاہی دی جاتی ہے، جو کہ ایک اچھا اقدام ہے. پنجاب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ ملک کا پہلا صوبہ ہے جس نے جدید ہیوی بائکس، جدید ترین آلات، اسلحہ اور منفرد یونیفارم کے ساتھ ڈولفن فورس متعارف کرائی ہے. مجھے توقع ہے ڈولفن فورس کا 7واں دستہ پنجاب پولیس کے لیے قابل قدر اثاثہ ثابت ہوگا اور ڈولفن فورس کے نوجوان اپنی اعلیٰ کارکردگی، خوش اخلاقی اور عمدہ رویے کے ساتھ عوام کے دل جیت لیں گے. اور عوام کے ساتھ پولیس کا رویہ بہتر ہونا چاہیے اور ہر پولیس اہلکار اور افسر عوام کے ساتھ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر کے عمومی طور پر پائے جانے والے عوامی تاثر کو زائل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. جرائم کی بے فکری اور صوبے کو امن کا گہوارہ بنانا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. صوبہ میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اور عوام میں احساس تحفظ پیدا کر کے ہم تیزی سے ترقی کا سفر طے کر سکتے ہیں. میں اس موقع پر یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیس ہمارا قابل قدر اثاثہ ہے اور اس کی قربانیاں کسی سے پوشیدہ نہیں. پاک فوج، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کا ثمر ہے کہ آج دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آ چکی ہے. کسی بھی حکومت کے لیے امن و امان کے قیام سے بڑھ کر کوئی ترجیح نہیں ہو سکتی. پولیس جدید خطوط پر تربیت، اسلحہ اور بہتر سہولتوں کی فراہمی ہماری پالیسی کا حصہ ہے. انشاءاللہ ہم پولیس کو تمام سہولتیں اور وسائل فراہم کریں گے. میں سمجھتا ہوں ڈولفن فورس کی اہمیت کے پیش نظر اس کا دائرہ کار دوسرے بڑے شہروں تک بڑھانا ناگزیر امر ہے. ہم مرحلہ وار ڈیرہ غازی خان سمیت دیگر پسماندہ علاقوں میں ڈولفن فورس متعارف کروائیں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس کی جانب سے پیش کردہ گزارشات، جن میں جمنازیم، لائبریری اور دیگر ٹریننگ کالج کے جو منصوبہ کار زیر التوا تھے، ان پروجیکٹس کو فوراً مکمل کیا جائے گا. ڈیرہ غازی خان، ساہیوال اور سرگودا میں پولیس ٹریننگ کالج قائم کیے جائیں گے.
میں اپنی تقریر کے آخر میں ڈالفن فورس کے نوجوانوں کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور عوام کی جان و مال کی حفاظت کے مقدس پیشے میں ان کی کامیابی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ پنجاب پولیس زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ بھرپور تالیاں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سردار عثمان احمد خان بزدار صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ حاضرین کرام، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کر رہے تھے، جو کہ آپ نے ملاحظہ کیا ڈالفن فورس کے 7ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ جاری ہے۔ جی ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ رپورٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو 12 ربیع الاول کی تیاریاں جو ہیں جس طرح سے کی گئیں، جس طرح سے لوگوں نے منایا، ڈسکس کریں۔ عامر بھائی، ہمیشہ سے دیکھا گیا کہ بچے جو ہیں وہ بہت پرجوش نظر آتے ہیں۔ پہاڑیاں جس طرح سے بچوں نے بنائی تھی، گھروں کا سارا سامان نکال کے باہر رکھ دیا گیا تھا، تو کیا کہیں گے آپ، کس طرح سے شروع سے ایسے بچے دیکھتے ہیں ہم جوش و خروش؟ انا جب ہم لوگ بچے تھے، پھر وہ دوبارہ شروع کرتا ہوں، اندرون شہر میں رہتے تھے، تو اس وقت سے یہ ایک روایت تھی گھروں میں پکوان کا پکنا۔ اس وقت یہ نیاز اس طرح سے نہیں ہوتی تھی جس طرح سے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جی سٹالز لگے ہیں 50 کھانوں کے اور 1 لاکھ افراد کھانا کھائیں گے۔ اس طرح کا بہت بڑا اہتمام نہیں ہوتا تھا، اور جو لوگ کرتے تھے یا تو وہ مساجد میں کھانا کھلاتے تھے یا گھروں میں ایکسچینج کیا جاتا تھا کھانا۔ مطلب اب میں کیا آپ کو بتاؤں کہ جب بھی گھر میں وہ کنڈی کھڑکتی تھی ہمارے، کیونکہ بیل نہیں ہوتی تھی، تو لکڑی کے دروازوں پہ وہ جو پیتل کی کنڈی لگی ہوتی تھی، اب تو وہ چوری ہو جاتی ہے اگر لگوا کے، تو وہ جب آتی تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کسی کے نہ کسی گھر سے نیاز آئی ہے۔ اسی طرح ہم بھی دینے جاتے تھے، اور امی ڈیوٹی لگا دیتی تھی کہ جائیں نیاز دے کے آئیں، اور پھر وہ صرف محلے داروں تک نہیں رہتی تھی، وہ پھر ارد گرد کے جو غریب لوگ تھے ان تک بھی جاتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے اندرونی شہر میں ایسے لوگ بھی تھے جو بہت ہی متوسط طبقے سے تعلق، اور اب وہ بالکل سینیریو چینج ہو گیا، بڑے پیمانے پر ہم یہ انتظامات دیکھتے ہیں۔ عامر بھائی، بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد جب آئیں گے تو پی ایس ایل کی تیاریاں مجھے آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ ناظرین، ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ عامر رضا خان اور رضوان نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر بھائی، ہم بات کرتے ہیں پی ایس ایل کی تیاریوں کی، تو کیسی چل رہی ہیں تیاریاں؟ تیاریاں تو بہت خوب ہیں، اور نجم سیٹھی صاحب کے بعد پہلا پی ایس ایل ہونے جا رہا ہے۔ بالکل، ان کو کریڈٹ جاتا ہے نجم سیٹھی کو کہ انہوں نے پاکستان میں پی ایس ایل کے میچز کرا دیے اپنے دور میں، نہ صرف لاہور میں کرایا بلکہ کراچی میں بھی فائنل میچ ہو گیا، اور تب حالات بھی بڑے مختلف تھے، اور وہ ٹیررزم کے واقعات جو ہیں پے در پہ ہو رہے تھے۔ اب احسان مانی صاحب ہیں اس وقت، میری ان سے درخواست ہے کہ جو گزشتہ پی ایس ایل ہو کے گزرے ہیں ان کا فرانزک آڈٹ ضرور کرائیں، کیونکہ وہ بہت ضروری ہے۔ اس کا آڈٹ ایسے ہی انہوں نے ایک کمپنی بنا لی تھی جس میں سے اب آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ فنڈز جو ہیں وہ کس طرح سے آئے، کس طرح سے خرچ ہوئے، تو اگر اس کا ایک دفعہ فرانزک آڈٹ ہو جائے تو میرے خیال ہے اس کی شفافیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور دوسرا، احسان مانی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے بھی سربراہ رہے ہیں اور ان کی دوستیاں بہت ہیں، انڈین کرکٹ بورڈ میں بھی ان کی دوستی ہے، ساؤتھ افریقن کرکٹ بورڈ میں بھی دوستی ہے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور پی ایس ایل کو مکمل طور پر پاکستان میں لے کے آنا چاہیے۔ بالکل بالکل، میں یہی پوچھنے والی تھی کہ پاکستان میں پی ایس ایل کے میچز ہونے جا رہے ہیں، کچھ ایسے امکانات ہیں؟ ہونے تو ہیں میچز، وہ تو اناؤنسڈ ہیں، لیکن مکمل طور پر اگر پی ایس ایل نہیں آتا ہے بالکل ایسے تو میں آپ کو بتاؤں اس کا انٹرسٹ ڈے بائی ڈے کم ہوتا چلا جائے گا۔ جو میچز دبئی میں ہو رہے ہوتے ہیں نا، اس میں آپ کی وہ فیل نہیں آتی ہے، بالکل جو لوگ ایک کنٹینیوٹی آف سیریز ہوتی ہے میچز کی اس میں چل رہی ہوتی ہے۔ اور میرے خیال سے رضوان صاحب، لوگوں نے تو اس کو ایک اب فیسٹیوٹی بنا لیا، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں لوگ تیاریوں کے ساتھ آتے ہیں، خاص طور پہ میچ دیکھنے کے لیے پورا دن ہم دیکھتے ہیں لوگ پہلے جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، سوری رضوان شاہ صاحب سے آپ نے بات کر رہے تھے، کیونکہ وہ کرکٹ ہے اور پی ایس ایل ہے اور سپورٹس ہے، تو میرا دل نہیں کرتا اس میں سے نکلنے کو، لیکن رضوان شاہ صاحب آپ بالکل ایسے ہی آپ نے جس طرح کہا کہ جس طرح پچھلا پی ایس ایل ہوا تھا نجم سیٹھی صاحب کے دور میں، تو تب یہاں پہ ایک باقاعدہ فیسٹیول کا سما تھا اور پورے ملک سے لوگ جو ہیں یہاں پہ آ رہے تھے، بس سروس الگ سے چلائی گئی اور پھر تیاریاں اس کی، اور تب حالات بھی بڑے مختلف تھے، تب ٹیررزم کے واقعات جو تھے
वो आम थे एक, लेकिन कर्फ्यू का समा था जब PSL हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि यहाँ पे लोग आए और लोग पूरे मुल्क से मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए और आके उन्होंने प्रॉपर इसको एक फेस्टिवल के तौर पे एंजॉय किया और खेल की सरगर्मियां। अच्छा आमिर भाई, उस टाइम जब रास्ते भी बंद किए गए कि लोग आराम से वहां पहुंच सके, उस पे भी लोग परेशान नहीं थे, लोग खुश थे कि अच्छा एक फेस्टिविटी है, मैच होने जा रहा है तो हमने इसको एंजॉय करना है। लेकिन असल में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की तरफ एक कदम था। गो के वो जो सेकंड पार्ट उसका हुआ PSL का, जिसमें पाकिस्तान में मैचेस हुए, उसमें क्रिकेट बोर्ड को टिकटें जो हैं वो उसकी कीमत कम करना पड़ी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने के लिए आएँ। अब एक क्रिकेटर जो है वो इस मुल्क के इंतज़ामी सरबराह हैं, इमरान खान साहब, एहसान मानी साहब का इंटरनेशनल एक्सपोजर है और उम्मीद ये की जाती है कि PSL का जो ये वाला वर्जन है उसमें टीचर प्लेयर नहीं होंगे, जो इमरान खान साहब ने कहा था पहले PSL पे कि टीचर प्लेयर्स को बुला के कोई कारनामा नहीं है। तो उम्मीद यही है कि बहुत अच्छे प्लेयर्स आएंगे और जो इंटरनेशनल टॉप इस वक्त प्लेयर्स हैं। अच्छा, हमारे यहाँ क्राउड भी बहुत ज़्यादा था, बिल्कुल हाउसफुल जा रहा था और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में दुबई से ज़्यादा हमने क्राउड देखा है। ये पहले वाले PSL बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड वाले में तो कुछ कम हो गया क्राउड और मुझे खतरा है कि अगर इसी तरह से हम इसको सिर्फ दुबई तक करते गए और एक आध मैच लाहौर में और कराची में कराते रहे तो क्राउड मजीद कम हो जाएगा। मैंने आपको कहा जो फील आती है किसी इवेंट के साथ आपकी अटैचमेंट की, वो नहीं आती। एक आध मैच के लिए आप जो मर्जी इंतजाम कर लें। रज़वान शाह साहब ने कहा बसें चलाई गई और लोगों को पहुंचाने के लिए फेस्टिविटी थी। वो एक दिन की जो है उससे क्रिकेटर जो शौकीन लोग हैं उनको मज़ा नहीं आता है, क्योंकि वो जो इस तरह की सीरीज़ है जो इसमें मैचेस हैं, जैसे उसमें लाहौर होगा, पेशावर होगा, कराची होगा, तो उनके जो शहरी हैं वो फिर उसके साथ जुड़ जाते हैं। सही। वो दुबई में हो रहे होते हैं मैचेस, तो इसमें एक मैच के लिए कोई लाहौर में नहीं आएगा देखने के लिए, कोई कराची नहीं जाएगा देखने। चलें जी, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर मैच हो और ज्यादा से ज्यादा तफरीक के मौके जो हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रिजवान साहब, साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ आज एहतसाब अदालत में पेश हो रहे, क्या कहेंगे आप? देखें, नैब की जानिब से जो है उन्हें आज पेश किया गया नैब कोर्ट में, तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि जैसे बार बार जो है वो रिमांड ले लिया जाता है कि कुछ चीज़ें जो हैं एस्टैब्लिश नहीं हो रही, जिसकी वजह से बार बार जो है वक्त मांगा जा रहा है और उन्हें वक्त मिल भी रहा है और जजेस जो हैं उनका काम भी है कि उन्होंने वक्त देना है। तो जिस तरह से एक पेश पे नैब की जानिब से पहले जो बयानात आ रहे थे, अब कुछ अरसे पहले जो DG नैब के कुछ इंटरव्यूज़ जो हैं उनसे एक कंट्रोवर्सी बनी, उसके बाद नैब से वो चीज़ें बाहर आना बंद हो गई हैं कि अंदर क्या चल रहा है और किस तरह से इन्वेस्टिगेशन जो है वो किस स्टेज पे पहुंची है। लेकिन जब मियाँ साहब को पेश किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो कारकुन हैं उनकी बड़ी तादाद नैब कोर्ट में और उसके पूरे सराउंडिंग में वहाँ पे रोड ब्लॉक हो जाते हैं, वहाँ पे रास्ते जो हैं मुतबादिल इंतजामात जो हैं बेहतर नहीं किए जाते, जिसकी वजह से जो बाहर से शहर से आ रहे होते हैं लोग, उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो अंदर शहर के मूवमेंट होती है वो उन ख़ास रोड्स पे IG ऑफिस, उसके साथ साथ जो लोअर कोर्ट्स का इलाका है वहाँ पे बुरी तरह जो ट्रैफिक के इंतजामात हैं वो मुतासर होते हैं। और कह दिया ये जाता है जी कायद को सपोर्ट करने के लिए आए हैं और लोगों की परेशानी का किसी को कोई ख्याल नहीं होता। आमिर भाई नहीं, देखें वो आते तो कायद को अपने कायद को सपोर्ट करने के लिए हैं, लेकिन इसका कोई तो हल है। आप जहाँ पे आप नैब हल जो भी है प्रोड्यूसर साहब बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। खैर अभी एक ब्रेक की तरफ जाने नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। और अभी हम खबर आप तक पहुंचाएंगे आशाना हाउसिंग स्कैंडल के हवाले से। मुनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नैब से एहतसाब अदालत की जानिब रवाना है और एहतसाब अदालत के बाहर के मनासिर भी आपको बताते चलें कि वहां पर इस वक्त सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद वहां पर पहुंचना शुरू हो गई है और मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नैब से एहतसाब अदालत की जानिब रवाना हो गए हैं। कुछ ही देर में उन्हें एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। आशाना हाउसिंग स्कैंडल के हवाले से आज इस केस की समाअत होगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आज एहतसाब अदालत पेश होंगे। मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सख्त तरीन इंतजामात है सिक्योरिटी के, पुलिस की भारी नफरी सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर तैनात की गई है, जबकि एहतसाब अदालत के बाहर नून लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त की क्या सूरत हाल है जानेंगे, फारान यामीन ने हमें ज्वाइन किया है। जी फारान। जी बिल्कुल, साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ
एहतसाब अदालत में पहुंच गए। अब से कुछ देर कबल उन्हें नैब ऑफिस से राहदारी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत रवाना किया गया था। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस की भारी नफरी के हमरा रेंजर्स भी उनके हमरा मौजूद थी, जबकि रास्ते भर और जो ट्रैफिक वार्डन है उन्होंने जो शहबाज शरीफ है उनको वो बगैर किसी दिक्कत से उनके काफिले को गुजारा। एहतसाब अदालत के इर्द गिर्द भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। कंटेनर लगाए हुए हैं, खासदार तारे लगाई हुई हैं और कारकुनान को आगे जाने से रोका जा रहा है। जबकि अब जो शहबाज शरीफ है उन्हें पेश कर दिया गया है और उनके हमरा रेंजर्स की भारी नफरी भी मौजूद है। जी, पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। फारहान यामीन बताएगा क्या एहतसाब अदालत में अब तक जजेस और प्रोसिक्यूटर्स पहुंचे हैं जिन्होंने इस केस की समाअत करनी है और प्रोसिक्यूटर की जानिब से दलाइल भी पेश किए जाएंगे? ठीक है फारहान यामीन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है यावर चौधरी ने। जी यावर चौधरी बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? आज बिल्कुल अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जो है इस वक्त एहतसाब अदालत जब वो पहुंच गए, उनका जस्ट उनको जो है सख्त सिक्योरिटी हसार में जब एहतसाब अदालत पहुंचाया गया था। रेंजर्स की गाड़ियां भी उनके हमरा मौजूद थी, जबकि पुलिस और एंटी राइट फोर्स के जवानों ने जो वो गाड़ी को घेरे में ले रखा था। उन्होंने सख्त सिक्योरिटी हसार में जो वो एहतसाब अदालत जो वो कर दिया। शहबाज शरीफ को जो नजमुल हसन पेश किया जाएगा, जहाँ नैब की जानिब से जो वो मजीद जिस्मानी रिमांड की जा सकती है, जबकि शहबाज शरीफ वकला की जानिब से जो वो जिस्मानी रिमांड की जो वो मुखालफत की जाएगी और दूसरी जानिब जो क्या नाम अपना नैब के प्रोसिक्यूटर है वो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेंगे। उनकी जानिब से मौके सामने आके शहबाज शरीफ से भी मजीद जो वो तफ्तीश करना अब बाकी है, जबकि शहबाज शरीफ के वकला वो भी इस वक्त जो वो कमरा अदालत में मौजूद है, जहाँ पर वो शहबाज शरीफ वकला की जानिब से जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की जाएगी और राहदारी रिमांड के लिए जो वो इस्तदा की जाएगी। दरख्वास्त जो वो पहले ही दी जा चुकी है, क्योंकि स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से जो वो शहबाज शरीफ से जो प्रोडक्शन ऑर्डर है वो जारी हो चुके हैं। शहबाज शरीफ को जो आशियाना स्कैंडल में गिरफ्तार किया गया है, तमाम उसके बाद जो वो उनके खिलाफ जो घेरा तंग करते हुए रमजान शुगर मिल के जो स्कैंडल था उसमें भी जो तफ्तीश जो वो शुरू कर दी गई थी, जिसमें ये मौके इख्तियार किया गया था कि शहबाज शरीफ ने जो है वो रमजान शुगर मिल के बाद सरकारी कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाते हुए जो वो नाला तमीर किया था, जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ जो वो रमजान शुगर मिल को पहुंचाना था। शहबाज शरीफ को जो वो अब से कुछ देर के बाद जो वो नजमुल हसन की अदालत में पेश कर दिया जाएगा, जिस पर नजमुल हसन जो जज है एहतसाब अदालत में बाकायदा तौर पर केस की समाअत जो वो शुरू करेंगे, जबकि शहबाज शरीफ के वकला जो और जो नैब प्रोसिक्यूटर की टीम है वो इस वक्त कमरा अदालत के अंदर मौजूद है। शहबाज शरीफ इस वक्त जो वो सीढ़ियां चढ़कर जो वो फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पर जो एहतसाब अदालत के जज जिनका कमरा अदालत है वहाँ पर जा रहे हैं, उनको सख्त सिक्योरिटी ले रखा है। जैसे आप देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ जो इस वक्त कमरा अदालत की तरफ जो वो जा रहे हैं। एहतसाब अदालत के बाहर एंटी राइट फोर्स के जवान, पुलिस एहलकार और रेंजर्स के जवान जो तैनात है किसी भी नाखुशगवार वो वाक़े से निपटने के लिए। यहाँ पर जो वो ख्वातीन जो है पुलिस एहलकार वो भी मौजूद है। तो हम अभी किसी भी किस्म के लीगी कारकन, लीगी रहनुमा जो है वो शहबाज शरीफ इदारे की ज्ञाति के लिए जो वो एहतसाब अदालत के बाहर नहीं पहुंच चुके। यहाँ पर आज हमने देखा कि यहाँ पर लीगी कारकुनान और लीगी रहनुमाओं और जो बलदियाती नुमाइंदे हैं उनकी जो तादाद है वो बहुत ज्यादा कम थी, जबकि इससे पिछली अगर समाअत की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लीगी कारकुनान रहनुमा जो है वो मौजूद होते हैं। तो हम आज जो है किसी किस्म के जो है वो तादाद जो बहुत ही कम देखने में आई है। ना लीगी रहनुमा, ना कोई लीगी रुकन कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली भी यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। यहाँ पर शहबाज शरीफ को जो है वो एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया, वो पेश हो चुके हैं। शहबाज शरीफ अब से कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पर केस की समाअत जो है वो भी शुरू हो जाएगी। शहबाज शरीफ को जो वो 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया था, ताहम उनको अब 12 रोज के जिस्मानी रिमांड के बाद जो आज पेश किया गया, उन्हें 2 रोज कबल ही जो है वो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद 2 रोज उनको जो एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया, जहां पर जो उनके वकला की जानिब से मजीद रिमांड की मुखालफत की जाएगी। जबकि स्पीकर कौमी असेंबली ने उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रखा है, जिनको कल सुबह 10 बजे इजलास में इस्लामाबाद भी पहुंचना है। आज जो उनको राहदारी रिमांड ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नैब ऑफिस से एहतसाब अदालत पहुंच चुके हैं, जहां पर कुछ ही देर में आशियाना हाउसिंग स्कैंडल की केस की समाअत होगी। जबकि आपको बताते चलेंगे जज सईद नजमुल हसन की सरबराही में इस केस की समाअत होगी और 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले किया गया था ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को, जबकि एंटी राइट फोर्स के एहलकार भी इस वक्त वहां पर तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। ताज़ा तरीन अपडेट आपको देते चले, नैब हुक्काम ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। नैब हुक्काम ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत पेश कर दिया गया है। नैब हुक्काम की जानिब से आज आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत होगी और नैब हुक्काम ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया है, जहां पर जज सईद नजमुल हसन की सरबराही में इस केस की
समाअत होगी। प्रोसिक्यूटर भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं जो कि इस केस की दलाइल देंगे। नायब हुकाम ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत पेश कर दिया है, जबकि एहतसाब अदालत के बाहर इस वक्त एंटी राइट फोर्स के जवान भी मौजूद हैं और पुलिस की भारी नफरी है जो कि तैनात की गई है। नायब हुकाम ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया है। इसी हवाले से जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जमालुद्दीन जमाली, आगाह कीजिएगा, केस की समाअत कितनी देर में शुरू होगी? जी बिल्कुल, अभी शहबाज शरीफ को यहाँ पे एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया है। कार्रवाई अभी कुछ देर में शुरू हो जाएगी। जज जो है अंदर अपने कमरा अदालत में चैम्बर में मौजूद हैं और अभी जो शहबाज शरीफ को यहाँ पेश किया गया तो उनके नून लीग के वकला उनसे वो सलाह मशवरा कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे बिलाल यासीन और नुमान एजाज और दीगर नून लीगी भी यहाँ पे मौजूद थे। शहबाज शरीफ जो है अपने खुशगवार मूड में अदालत में यहाँ पे उनको पेश किया गया और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे रेंजर समेत यहाँ पे तैनात है। सख्त सिक्योरिटी में उनको यहाँ पे लाया गया है। एहतसाब अदालत नंबर 5 के जज सैयद नजमुल हसन बुखारी उनके केस की समाअत करेंगे। इसके अंदर शहबाज शरीफ की राहदारी के हवाले से कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत के हवाले से राहदारी रिमांड जो है आज नायब की जानिब से यहाँ से लिया जाएगा और जब के जो केस के हवाले से बात करने के लिए और बहस करने के लिए उनके वकला अभी मौजूद हैं, लेकिन केस के हवाले से आज मामले पे बहस नहीं हो पाएगी क्योंकि सिर्फ राहदारी का जो क्वेश्चन है वो ज़ेर बहस अदालत के आएगा और कुछ ही देर बाद राहदारी का जो रिमांड है वो नायब हुकाम को शहबाज शरीफ का दे दिया जाएगा। अपोजिशन शहबाज शरीफ के खिलाफ जो आशियाना स्कैंडल में और जो है जो रमजान शुगर मिल है उसके हवाले से तहकीकात जारी है। जिस्मानी रिमांड जो है अभी उनका जो पिछली तारीख पे दिया गया था मुकम्मल नहीं हुआ। राहदारी के हवाले से आज जो है मामला जो है के लिए यहाँ उनको पेश किया गया है और इस राहदारी के रिमांड में तौसी कर दी जाएगी। जी ठीक है, जमालुद्दीन जमाली ये बताएगा, एहतसाब अदालत के अंदर इस वक्त जज सैयद नजमुल हसन भी मौजूद है जबकि प्रोसिक्यूटर्स भी मौजूद हैं जिनकी जानिब से दलाइल पेश किए जाएंगे। क्या नून लीगी आला क़यादत की जानिब से भी कोई अहम शख्सियत इस वक्त वहाँ पर मौजूद? जी इस वक्त जो अदालत के अंदर जो है बिलाल यासीन है, नुमान एजाज हैं और दीगर जो नून लीग के रहनुमा यहाँ पे जो पहले भी आया करते थे वो नहीं आए हैं और सिर्फ वकला उनके मौजूद हैं और कोई एक्टिविटी ज्यादा डिप्लॉयमेंट आज सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की ज्यादा है। नून लीग के कारकुनों की तादाद यहाँ ना होने के बराबर है और पुलिस अलबत्ता चूंकि गुज़श्ता तारीख पर बदमज़गी पैदा हुई थी, दोनों अतराफ से अदालत के दरवाजे पीटे गए थे और नागवार सूरत पैदा हुई थी। इस बिना पे इस बार सिक्योरिटी ज्यादा है मगर कारकुन जो है नून लीग के इस बार नहीं आए हैं। यहाँ पर आज जो है शहबाज शरीफ जो है जब लाया गया तो सिर्फ 2 लोग थे, नुमान एजाज और जो है बिलाल यासीन और दीगर 1-2 वकला थे और जो कोई इस नून लीग की प्रेजेंस यहाँ पे एहतसाब अदालत में आज ना होने के बराबर है। शहबाज भी इस बार नहीं आए, गुज़श्ता तारीखों पे वो आते रहे हैं और यहाँ पे अभी कुछ देर बाद जो है इस हवाले से कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, एहतसाब अदालत पेश हो चुके हैं अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, जहाँ पर कुछ ही देर में जज सैयद नजमुल हसन इस केस की समाअत करेंगे। बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली, आपने हमें अपडेट किया। बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। तो नाज़रीन, घर में जो इस वक्त बातचीत चल रही होती है नाश्ते के बाद के खाना क्या बनाया जाए, बहुत सारी फरमाइशें भी सामने आती हैं और खातून खाना जो है वो ख़ास तौर पर परेशान नज़र आती हैं किसकी फरमाइश पूरी की जाए, सब्ज़ी कौन सी किस कीमत पर मिलेगी। तो शहरियों की मुश्किल जो है हमेशा से हमारी कोशिश रहती है कि हम आसान करें और आपको घर बैठे जो है बता दें कि कौन सी सब्ज़ी किस कीमत पर मिल रही है। तो सेगमेंट शामिल करेंगे आज के बाद हम आपको बताएंगे कि मार्केट में सब्जियाँ फल किस कीमत पर अवेलेबल हैं। हमारे रिपोर्टर फखर इमाम इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं। फखर, बताइएगा। जी बिल्कुल, सब्ज़ी और फलों की कीमतों में गुज़श्ता रोज़ की निस्बत तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, अलबत्ता बहुत माइनर जो डिफरेंसेस हैं वो नज़र आए हैं। अलबत्ता हुकूमत की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट के मुताबिक जो आलू है वो 29 से 31 रुपये किलो जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो प्याज है वो 20 से 22 रुपये किलो, टमाटर 35 से 37 रुपये किलो, जबकि जो लहसुन देसी लहसुन है वो 70 से 74 रुपये, लहसुन चाइना 95 से 100 रुपये किलो तक जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी के साथ साथ
जो बैंगन है वो 25 से 27 रुपये किलो तक फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह करेले 45 से 47 रुपये और जो टिंडे हैं वो 55 से 58 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लेमू की कीमत जो है चाइना लेमन है वो 45 से 47 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो बंद गोभी है वो 25 से 27 रुपये और फूल गोभी 20 से 22 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा अगर रेट्स की बात की जाए तो रेट के हवाले से कोई वाज़िया फ़र्क गुज़श्ता हफ़्ते में हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन आने वाले दिनों में ये बताया जा रहा है कि सब्जियों की कीमतों में जो है वो जो मज़ीद इजाफा होने का जो है। ठीक है फ़खर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सेगमेंट शामिल करते हैं, माल का हाल, करेंसी रेट क्या है वो भी देख लीजिए। जी तो नाज़रीन, माल के हाल में हम आपको बताएंगे डिफरेंट करेंसी रेट, ताकि आप अगर प्लान करना चाह रहे हैं कुछ खरीदने के लिए तो वो भी आपके लिए आसानी हो जाएगी। जी तो नाज़रीन, अगला सेगमेंट शामिल करेंगे बिग स्क्रीन, जिसमें आज का मूवी ट्रेलर आपको दिखाएंगे। हमारे मेहमान जुनैद अली शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जैसा कि हमने बात की कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड अब बढ़ता चला जा रहा है वेडिंग फोटोग्राफी का, तो मेरे ख्याल से चैलेंज भी उतना बढ़ता चला जा रहा है और लोगों को सेटिस्फाई करना भी उतना ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब लोग तस्वीरें देखते हैं हमें ऐसा काम चाहिए, हमें ऐसा काम चाहिए, तो फिर मेरे ख्याल से आपके लिए भी चैलेंज बन जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ रहा है सारा प्रोसेस जो है, इसमें आप देखेंगे तो आप डेकोर का बहुत हाथ होता है, बिल्कुल मेकअप का बहुत हाथ होता है, ये सारी चीज़ें जो है इंटरलिंक्ड होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम जो है वो देखनी पड़ती हैं इवेंट पे। तो इसी तरह ही है, बहुत सारी सिचुएशन भी हो चुकी है मार्केट में, तो बहुत सारे कंपेटिटर्स भी आ चुके हैं, कंपटीशन बढ़ चुका हुआ है बहुत ज़्यादा, तो इसी के साथ साथ सर्वाइव करना है और सब लगे हुए अपना काम कर रहे हैं। बाकायदा करियर का आगाज कब से किया, कितनी देर हो गई है और तब क्या डिफरेंस था, अब क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं? मैंने 2014 में फोटोग्राफी स्टार्ट की थी एज अ स्ट्रीट फोटोग्राफर। और सीखा था कहीं से? सीखा कहीं से नहीं था। अच्छा, मतलब यूट्यूब पे, गूगल पे शौक से मतलब स्टार्ट की थी। ऑब्वियसली इंटरेस्ट होता तो आपका खुद ही। बिल्कुल सही। तो उसके बाद फिर मतलब पोर्ट्रेट फोटोग्राफी स्टार्ट की, तो एज अ पोर्ट्रेट फोटोग्राफर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा रिकग्निशन भी मिली। सही। तो साथ साथ मतलब हुआ कि यार चलो इसको वेडिंग्स में भी लेके चलते हैं। लेकिन वेडिंग्स में ये है कि फिर यानी कोई प्लान ऐसा नहीं था, आप रैंडम इस फील्ड में आ गए? बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब ऐसा नहीं था कि वेडिंग फोटोग्राफर ही बनना है शुरू से, लेकिन मतलब शौक था तो कुछ रिकग्निशन भी मिलना पड़ी, लोग भी जाने लग पड़े। फिर एक फ्रेंड था, उसका इवेंट कवर किया। सही। तो उसका इवेंट कवर किया तो ख्याल हुआ कि यार अच्छा है कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का शौक भी है, तो लोगों के मतलब मोमेंट्स कैप्चर करते हैं, इवेंट कैप्चर करते हैं, तो वैसे ही स्टार्ट किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इवेंट्स जो है वो मिलने स्टार्ट हुए। लेकिन जिस तरह के आपने कहा कि कोई प्लान ऐसा नहीं था, सच स्टार्ट ऐसे किया, दोस्त का इवेंट कवर किया, अब तो लोगों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं और उन पर पूरा उतरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्योंकि यू कैन नॉट सेटिस्फाई ईच एंड एवरीवन। बिल्कुल। तो वो इसी तरह ही है कि आप जो है वो बस अपना काम कर सकते हैं, ठीक है, हर प्रोफेशन में ऐसे ही है कि यू जस्ट हैव टू गिव योर 100%। मतलब उसके बाद फिर जो है वो लक अगर साथ हो आपकी और साथ साथ जो है वो आप अच्छा काम भी कर रहे हैं तो फिर साथ चलता है, अदरवाइज जो है वो मुश्किल भी होता है। समटाइम्स ऐसा फेस करना पड़ जाता है आपको कि आप देखते हैं कि यार मार्केट में, क्योंकि मार्केट कंपटीशन मैंने जैसा बताया आपको कि बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट में बहुत सारे लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं साथ साथ। तो अच्छा, आपने मार्केट कंपटीशन की बात की, DSLR का शौक आजकल हर किसी को है, हर लड़का कहता है हमारे पास DSLR हो, तो कुछ मार्केट भी इससे डिस्टर्ब होती है? मार्केट डिस्टर्ब एज सच शायद नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती क्योंकि जो अच्छा काम करने वाले हैं या मतलब जिनको बहुत टाइम हो गया है इस काम में, वो इन्स एंड आउट्स जानते हैं, इस पहचान बन चुकी होती है और वैसे भी वो उनको लूप होल्स भी पता होते हैं कि कहाँ से जो है वो आप मतलब ये चीज़ आपने नहीं करनी इवेंट पे, तो वो इसलिए जो है वो फिर आपको बहुत डिफाइंड और बहुत ही प्रिसाइज होकर चलना पड़ता है। तो इस तरह से जो है वो चलता है मार्केट में।
کہ اگر آپ ایک مطلب مثال کے طور پہ آپ ایک ایونٹ پہ گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ نے فوٹوگرافی مطلب آپ کر رہے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہاں پہ جو ہے وہ مطلب ایونٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہے, لائٹس بھی اچھی ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ لائٹس, یہاں پہ آپ نے کیسے پلے کرنا ہے, تو یہ ہر ایک کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کس طرح سے آپ نے پلے کرنا ہے. اور پھر آہستہ 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 یو گیٹ ٹو نو کہ آپ کو ٹیم اچھی چاہیے, ٹھیک ہے. ایک اچھی ٹیم کے بغیر آپ ایونٹ نہیں کور کر سکتے, obviously ٹیم کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور ویڈیوگرافی میں بھی ایسے ہی ہے, فوٹوگرافی میں بھی ایسے ہی ہے, کیونکہ یہ سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں. بالکل ایسے. تو آپ کو یو ہیو ٹو بی آن یور ٹوز آل دا ٹائم کہ آپ نے کس طرح سے ایونٹ کور کرنا ہے. اچھا جنید, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, خواتین ہم دیکھتے ہیں ایونٹس بہت زیادہ کانشیس ہوتی ہیں, تصویر اچھی آنی چاہیے, تو کس طرح سے خواتین کو سیٹسفائی کرتے ہیں؟ کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں کبھی کسی سے ہوا؟ نہیں, بس اسی طرح ہی ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھی پکچرز آ جائیں اور سیٹسفائی بھی ہو جائیں کلائنٹس. سم ٹائمز آپ جو ہیں وہ مطلب کوشش کرتے ہیں اور سم ٹائمز مطلب نہیں بھی اس طرح سے پہنچ پاتے اس رزلٹ تک, تو چلتا ہے, ساتھ ساتھ چلتا ہے. لیکن اوبویسلی کانشیس ہیں, لیڈیز کانشیس ہیں بہت ساری, اور مطلب لیکن اب مرد حضرات بھی اتنے زیادہ کانشیس ہیں. بالکل ہیں, بالکل ہیں. کچھ تو بہت ہوتے ہیں, اور کچھ بس کہتے ہیں کہ یار ہم برائڈ کے لیے کر رہے ہیں, تو یہ مطلب چلتا ہے. اچھا, برائڈل شوٹ کے حوالے سے میں کچھ بات کروں گی. اب ٹرینڈ یہ بنتا جا رہا ہے 2-2 گھنٹے پہلے پراپر برائڈ کا شوٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے سیلون میں کرا لیتے ہیں, کچھ لوگ آؤٹ ڈور شوٹ کراتے ہیں. کتنا چیلنج ہے, کتنا مشکل ہے, کیونکہ پوزنگ کرانا اور میرے خیال سے ایک بڑا چیلنج ہو جاتا ہے. جی, سب سے امپورٹنٹ چیز ایک ایونٹ کی شوٹ ہوتی ہے. تو اگر تو آپ کا شوٹ اچھا ہوا ہے تو آپ کی بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ سیو بھی ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل, اگر آپ نے برائڈ کا شوٹ اچھا کیا ہے, برائڈل شوٹ اچھا ہوا ہے, کپل شوٹ اچھا ہوا ہے, آپ نے ایونٹ فوٹوگرافی اس لیول پہ نہیں ہو سکی آپ سے, مطلب ڈیو ٹو اینی ریزن, تو پھر بہت ساری چیزیں آپ کی سیو بھی ہو جاتی ہیں. اس لیے کیونکہ الٹیمیٹلی تو دن ان کا ہے, مطلب کپل کا دن ہے, کپل نے ہی جو ہے وہ آگے چیزیں مطلب البمز دیکھنی ہیں اور سارا کچھ کرنا ہے. تو اب جس طرح سے آپ دیکھیں کہ آؤٹ ڈور شوٹس بھی بہت زیادہ کامن ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے لیے بہت ساری لوکیشنز جو ہیں وہ بک کرواتے ہیں کسٹمرز جو ہیں. لیکن ایک چیز جو دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹائم اتنا نہیں دے پاتے. ٹائم چاہیے ہوتا ہے, ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے, مطلب آلموسٹ آپ کو 1 گھنٹہ تو چاہیے ہوتا ہے ایک اچھا شوٹ کرنے کے لیے. تو کسٹمر جو ہیں وہ, مجھے تو 1 گھنٹہ بھی کم لگتا ہے. اب تو ہم جو پراپر شوٹ دیکھتے ہیں اس میں دلہن سے پوری ایکٹنگ کرائی جاتی ہے. ایسے ہی ہے, اس میں پوزنگ ایک مشکل چیز ہوتی ہے, اور obviously انہوں نے کبھی کی نہیں ہوتی. پراپس کا استعمال کیا جاتا ہے, ہر نئے دن کے ساتھ آپ کو نئے ٹرینڈ نظر آ رہے ہیں. پہلے بالکل ایسا نہیں ہوتا تھا, پراپس استعمال کیے جا رہے ہیں. آؤٹ ڈور شوٹ کے لیے جگہ کا جو ہے وہ پہلے سے سلیکشن کر لی جاتی ہے, یہاں جانا ہے, یہاں جانا ہے, یہاں جانا ہے. تو اس کے لیے تو مجھے لگتا ہے 2-2 3-3 گھنٹے درکار ہوتے ہیں. نہیں, وہ پہلے سے کیونکہ سلیکٹڈ ہوتی ہے جگہ, انہوں نے پہلے سے کی ہوتی ہے, بک کرائی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ obviously وہ میک اپ آرٹسٹ سے ٹائم لے کے آتے ہیں, ان سے بھی تھوڑا بہت ڈیلے ہو سکتا ہے. تو آؤٹ ڈور شوٹ میں چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یو ہیو ٹو بی آن ٹائم, تاکہ مغرب کے ساتھ ساتھ آپ کا وہ ایک مقابلہ چل رہا ہوتا ہے لائٹ کے ساتھ. تو وہ ایک چیلنج ہوتا ہے ڈیفینیٹلی ان کسٹمر کے لیے بھی, مطلب برائڈ کپل کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی, کہ ہم نے ٹائم کو مینیج کرتے ہوئے سب شاٹس لینے ہوتے ہیں. لیکن مشکل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ پوزنگ مشکل ہے, مطلب کیونکہ آپ نے کبھی مطلب کپل نے کبھی پوزنگ کی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, وہ پوزنگ ان کو اچھی آتی بھی نہیں اتنی, تو ان سے پوزنگ کروانا ان کو ایزی کرنا. اب اتنے ہیوی ڈریس کے ساتھ obviously جس نے فرسٹ ٹائم کرا رہا ہے وہ نروس بھی اس طرح سے ہوگا, تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, ویڈنگ فوٹوگرافی کے علاوہ کوئی پروڈکٹ یا پھر کچھ جس طرح برتھ ڈے ایونٹس ہوتے ہیں, دوسرے کچھ ایونٹس ہوتے ہیں, ان کی بھی فوٹوگرافی آپ کرتے ہیں؟ جی 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 جی, ہم لوگ برتھ ڈے ایونٹس بھی کرتے ہیں, کارپوریٹ فوٹوگرافی بھی کرتے ہیں, مطلب پروڈکٹ شوٹس وغیرہ بھی کرتے ہیں. تو یہ سب سائڈ پہ سائڈ چل رہا ہوتا ہے. لیکن ہمارا جو مطلب فرسٹ اینڈ فارموسٹ گول جو ہے وہ یہی ویڈنگز ہی ہوتا ہے, کہ ویڈنگ سیزن ہے تو پھر ویڈنگز میں جو ہے وہ زیادہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن پروڈکٹ شوٹس جو ہیں وہ بھی سائڈ بائی سائڈ چل رہے ہوتے ہیں, مطلب کمپنی اپنی ویڈیوگرافی بھی کرواتی ہیں, ویڈیو کمرشلز کرواتے ہیں, ٹی وی سیز کرواتے ہیں, تو وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اچھا, کمپیریٹیولی ان سب میں سے مشکل کام کیا ہے؟ سب سے مشکل کام جو ہے وہ میرا خیال سے شوٹ ہے. کپل شوٹ مشکل ہے. صحیح, کپل شوٹ اچھا کرنا مشکل ہے. ایک تو ہے نا کہ مطلب شوٹ کر لیا آپ نے اور البم بھی بن گئی, لیکن اچھا کپل شوٹ کرنا وہ ایک, کیونکہ اس کا بینچ مارک کوئی نہیں ہے. آپ کی نظر میں وہ کچھ اور ہوگا, میری نظر میں کچھ اور ہوگا, ہر کسی کی نظر میں وہ کچھ اور ہوگا. تو وہ ایک سیٹ کرنا بینچ مارک وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ گھر آئے ہیں اور آپ نے دیکھی پکچرز کہ یار پکچرز تو اچھی ہیں, لیکن پکچرز اس طرح سے شاید کسٹمرز کو نہ اچھی لگی ہوں, آپ کو اچھی لگ رہی ہوں, تو وہ ایک بیلنس کریٹ کرنا وہ ایک تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے. باقی پروڈکٹ فوٹوگرافی میں اوبیسلی جہاں پہ لائٹ کنٹرول کرنا ہوتا ہے وہ بھی مشکل کام ہے, لائٹ کو کنٹرول کرنا, لائٹ کو مینیج کرنا.
تو لیکن آبویسلی جب آپ کو جتنا ایکسپیرینس ہوتا جاتا ہے ساتھ ساتھ تو آپ یہ چیزیں مطلب بالکل بالکل، اور ٹرینڈز بھی ساتھ ساتھ نئے آتے رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ جنید آپ کے وقت کے لیے. ناظرین مجھے ابھی ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم دوبارہ پروگرام میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. کرپشن کیسز میں 16 کروڑ 72 لاکھ روپے کے چیک حکومتی اور نجی اداروں کے حوالے. ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم نے چیک متعلقہ اداروں کے حوالے کیے ہیں. ایک بار پھر آپ کو اپڈیٹ کریں گے. کرپشن کیسز میں 16 کروڑ 72 لاکھ روپے کے چیک حکومتی اور نجی اداروں کے حوالے کیے گئے ہیں. اس حوالے سے مزید جانیں گے سعود بٹ سے. جی سعود بٹ، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ آج بالکل مختلف کرپشن کیسز میں 16 کروڑ 72 لاکھ روپے کے چیک آج ڈی جی نیب شہزاد سلیم کی جانب سے دیے گئے ہیں. وصول کنندگان میں لاہور پارکنگ کمپنی کو 7 کروڑ 13 لاکھ، نجی بینکوں کا آپ کو 4 کروڑ 52 لاکھ، چیف سیکرٹری پنجاب کے نمائندے کو 1 کروڑ 35 لاکھ، پاکستان کسٹمز حکام کے نمائندے کو 2 کروڑ 67 لاکھ. اسی طرح ایل ڈی اے حکام نے 90 لاکھ 35 ہزار کی مالیت کا چیک وصول کیا ہے. نیب لاہور کی جانب سے سال 2018 میں تقریباً اب تک 4 ارب سے زائد کی رقوم جو شہریوں میں بانٹ دی گئی ہے. چیئرمین نیب کا اس موقع پر کہنا تھا کہ تمام معاملات کو بہتر طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور متاثرین کی دیگر رقوم خصوصی طور پر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کی ہیں وہ بھی جلد از جلد ان کے حوالے کر دی جائیں گی، جبکہ دیگر کیسز کو بھی جلدی منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. ٹھیک ہے سعود بٹ، بہت شکریہ. آپ کو بتائیں گے احتساب عدالت سے آپ کو خبر دیں گے. شہباز شریف کو احتساب عدالت سے روانہ کیا گیا ہے. نیب کی جانب مناظر بھی آپ کے سامنے ہیں. سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے گئے تھے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو احتساب عدالت میں پیشی کے بعد نیب کی جانب روانہ کر دیا گیا ہے، جبکہ آپ کو بتائیں گے کہ 7 روزہ راہداری ریمانڈ بھی منظور کر لیا گیا ہے. قومی اسمبلی میں شہباز شریف پیش ہوں گے، جبکہ آپ کو بتائیں گے شہباز شریف احتساب عدالت پیشی کے بعد نیب کی جانب روانہ کر دیے گئے ہیں، جبکہ 7 روزہ راہداری ریمانڈ بھی منظور کر لیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو احتساب عدالت پیشی کے بعد نیب کی جانب روانہ کر دیا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں، مناظر بھی آپ کے سامنے ہیں. سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات کیے گئے تھے. 7 روزہ راہداری ریمانڈ منظور کیا گیا ہے. آج کے روز احتساب عدالت سے آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ شہباز شریف کو احتساب عدالت پیشی کے بعد نیب کی جانب روانہ کر دیا گیا ہے. 7 روزہ راہداری ریمانڈ بھی منظور کیا گیا ہے. آپ بتائیں گے آپ کو آج اہم سماعت ہوئی، جس سماعت میں 7 روزہ راہداری ریمانڈ منظور کیا گیا. شہباز شریف کو احتساب عدالت پیشی کے بعد اب نیب کی جانب روانہ کیا جا رہا ہے. مناظر آپ کے سامنے ہیں. سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات ہیں. سیکیورٹی ہائی الرٹ تھی، جبکہ احتساب عدالت کے اندر اور باہر بھی رینجرز اہلکار بھی تعینات تھے. آپ کو بتائیں گے لیگی کارکنان بھی بڑی تعداد میں اظہار یکجہتی کے لیے پہنچے تھے. جبکہ مناظر آپ کے سامنے ہیں. شہباز شریف کو احتساب عدالت میں پیشی کے بعد نیب کی جانب روانہ کر دیا گیا ہے. 7 روزہ راہداری ریمانڈ بھی آج کی سماعت میں منظور کیا گیا ہے. آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں گے. شہباز شریف کو احتساب عدالت میں پیشی کے بعد نیب کی جانب روانہ کر دیا گیا ہے. مناظر بھی آپ کے سامنے ہیں. پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے. پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ شہباز شریف کو احتساب عدالت پیشی کے بعد نیب کی جانب روانہ کیا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں، مناظر آپ کے سامنے ہیں. 7 روزہ راہداری ریمانڈ بھی آج کی سماعت میں منظور کر لیا گیا ہے. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم عمران خان کی نااہلی کے لیے درخواست پر سماعت. عدالت نے درخواست لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس کو بھجوا دی ہے. اہم قانونی نکات اٹھائے گئے. تشریح کے لیے لارجر بینچ بنانا ضروری ہے. عدالت نے ایسا کہا ہے. مزید کیا کہا ہے جانیں گے ملک اشرف سے. جی ملک اشرف. جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس شمس محمود مرزا کی عدالت میں وزیر اعظم عمران خان کی نااہلی کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی ہے، جس پر عدالت نے قرار دیا ہے کہ انتہائی اہم معاملہ ہے اور جسٹس شمس محمود مرزا نے اس درخواست کی سماعت کے لیے لارجر بینچ بنانے کی سفارش کرتے ہوئے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی ہے. درخواست گزار لیت فاؤنڈیشن فار جسٹس کی جانب سے ایک ڈوگر نے موقف اختیار کیا کہ عمران خان نے سابق نواز شریف کے دور حکومت میں ریاست مخالف تقاریر کی ہیں اور شہریوں کو ریاست کے خلاف بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی ہے اور ان کا یہ اقدام نااہلی کے زمرے میں آتا ہے. تو عدالت نے اطلاع کی تھی کہ عدالت آئین کے آرٹیکل 62G کے تحت وزیر اعظم عمران خان کو نااہل کرنے کا حکم دے. ملک اشرف یہ بتائیے گا، اسمال انڈسٹری امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے زعیم قادری کے اراضی کا تنازع اس حوالے سے سماعت ہوئی ہے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس کیس کی سماعت لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک کی عدالت میں ہوئی ہے، جہاں پہ سابق صوبائی وزیر
जो ज़हीम कादरी हैं वो पेश हुए हैं। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से मौक़िफ़ तैयार किया गया था कि ज़हीम कादरी के पास हाउसिंग सोसाइटी की अराजी है और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अराजी तमाम अराजी वापस नहीं कर रहे। ज़हीम कादरी अदालत के रूबरू पेश हुए और उनका ये कहना था कि वो सुप्रीम कोर्ट के पैरा 10 के हुक्म पर अमल दरामद पर उन्हें कोई इतराज़ नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अराजी का तनाज़ा खत्म करना चाहते हैं, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने दोनों फरीकैन के वकला का दिलासा सुनने के अच्छा मलिक अशरफ, ये भी बताइएगा आईजी पंजाब की तैनाती के खिलाफ केस की समाअत हुई है, अदालत ने क्या अहकाम जारी किए? जी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद नवार अहमद की अदालत में आईजी पंजाब की तैनाती के तरीकाकार के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई है, जिसमें एआईजी ह्यूमन राइट्स सैफुल मुर्तजा समेत दीगर पुलिस अफसरान पेश हुए हैं और अदालत ने कल सेक्रेटरी कानून सलाहुद्दीन को समेत दीगर को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस ने करार दिया है कि इंतहाई अहम मामला है, इस केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर की जाएगी। दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ तैयार किया गया था कि पब्लिक सेफ्टी कमीशन के बगैर ही आईजी पंजाब की तैनाती की जा रही है और पुलिस आर्डर 2002 के तहत पब्लिक सेफ्टी कमीशन का होना जरूरी है और उसकी मुशावरत के बगैर आईजी की तैनाती नहीं की जा सकती। अदालत ने सेक्रेटरी कानून को कल ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया है। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। Last Friday sale, starting from 23rd till 25th November. Flat 50% discount on your nearest Khas outlet or shop online khasstore.com. कहेंगे तो वो ख़वातीन जो कि परेशान हैं अपने स्किन इश्यूज़ को लेकर, और बहुत सारी ख़वातीन परेशान रहती हैं कि जी मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियां आ रही हैं तो बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं। साथ ही साथ एक्ने का एक बहुत बड़ा मसला जो है ख़वातीन के साथ चलता है, तो उनकी आसानी के लिए हमने आज ये सोचा कि अपने मेहमान ऐसे बुलाएं कि ख़वातीन जो हैं भरपूर तरीके से उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाती चलें। साथ ही साथ बच्चों की टीनेज जो हमारे बच्चे हैं उनकी ग़िज़ा को लेकर, और फिर हम देखते हैं बच्चों का हाइट का इशू आ रहा है, ईटिंग हैबिट्स बच्चों की जो हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज होती जा रही हैं, तो इसको लेकर भी बहुत सारी माएँ हमें परेशान नज़र आती हैं। तो आज हम उनकी मुश्किल भी आसान करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ करवाऊंगी। हमारे साथ जवेरिया महमूद मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, साथ ही साथ उनके मौजूद हैं डॉक्टर अजीम जहांगीर जो कि हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद होते हैं और बहुत अच्छी अच्छी टिप्स भी आपको देके जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपके? क्या हाल चाल है आपका? डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ख़वातीन बहुत परेशान नज़र आती हैं, मौसम ख़ास तौर पर जब भी चेंज होता है तो ख़वातीन के लिए मसला, जिन लोगों की स्किन ऐसी है कि पिंपल्स बन जाते हैं, स्कार्स बन जाते हैं, इस मौसम में उनको किस तरह से केयर करनी चाहिए? देखें, पहली बात तो ये कि जो एक्नी है या दाने हैं, लोग ये समझते हैं कि सिर्फ ये एडोलेसेंट्स में होते हैं या ये प्यूबर्टी पे होते हैं, तो प्यूबर्टी पे भी होते हैं, ख़वातीन में भी होते हैं और मर्दों में या लड़कों में, कुछ लोग कहते हैं ये बीमारी है कोई?
असल में ये बीमारी ही है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, लोग ये समझते हैं कि ये एडोलेसेंट्स में निकलना या बलूगत पे या प्यूबर्टी पे निकलना वो समझते हैं नॉर्मल है। ये नॉर्मल जिल्द का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अगर नॉर्मल जिल्द का हिस्सा होता तो हर एक को निकलते। तो ये है बीमारी, और बीमारी ये आपके ऑयल ग्लैंड की है। तो अल्लाह ने आपकी जिल्द में बहुत बारीक बारीक ऑयल ग्लैंड्स लगाए हुए हैं, और इसीलिए आप जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि टी जोन में जो ख़वातीन में ख़ास तौर पे कहती हैं जी मेरे ज़्यादा ऑयल ग्लैंड ऑयल ज़्यादा निकला होता है, जो प्यूबर्टी पे ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है। ये जो एक्नी है या दाने हैं, दानों की ही एक जो साइंटिफिक जो टर्म है वो एक्नी है या एक्नी वल्गैरिस है, ये कॉमन एक्नी है। वो एक तो आपके हुआ एडोलेसेंट्स में, यानी जब प्यूबर्टी पे हुए, और उसके बाद जो सेकंड इसका पीक आता है जिसको हम एडल्ट एक्नी बोलते हैं, वो 30s में होता है ख़वातीन में, और इन बिटवीन भी हो सकता है, यानी 20 से 30 साल की उम्र में बड़ा ये कॉमन मसला है। और ये इसका कोई आम तौर पे रिलेटेड नहीं है ये किसी मौसम से, सही, क्योंकि बीमारी है, इसका इलाज होना ज़रूरी है। सही, यानी इस पे अलार्मिंग सिचुएशन है, आपको आराम से नहीं बैठना चाहिए। हाँ जी, उसकी वजह यह है कि अगर ये दाने जो हैं ये इनके निशान बन जाएं या स्कार्स बन जाएं तो उनका इलाज और बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल है एज कम्पेयर टू सिर्फ दानों का इलाज। तो दानों का इलाज करना इज़ मच ईजियर, वे टू सिंपलर, और बहुत ही सस्ता इलाज है जो कि दानों का हो इलाज सकता की तरफ हम जरूर आएंगे, जवेरिया की मौजूदगी का भी फायदा जरूर उठाएंगे। जवेरिया, हमने देखा है ईटिंग हैबिट्स हमारे टीनेजर्स की बहुत ज्यादा चेंज होती जा रही हैं और बहुत सारे मसाइल भी पैदा होते जा रहे हैं। क्या कहेंगी आप, किस तरह की डाइट जो है खास तौर पर टीनेजर्स को लेनी चाहिए? बेसिकली जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस होती हैं जी, रोज़मर्रा की कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, उसमें 16 to 2200 कैलोरीज इनटेक पर पर्सन, आइदर वो बॉय है या वो गर्ल है। पर क्या होता है कि ड्यूरिंग टीनेज उनकी फिजिकल, मेंटल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं। तो ड्यूरिंग ऑल दीज डेवलपमेंट्स बच्चों की जो ग़िज़ाई पहलू है जी, न्यूट्रिशनल इंडेक्स है, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैलेंस डाइट की तरफ जाते हैं। मतलब इसमें नंबर 1 पे आता है डोंट स्किप ब्रेकफास्ट। आपने है ना देखा होगा अक्सर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी गोइंग जो गर्ल्स या फीमेल या मेल मतलब बॉयज और गर्ल्स हैं, वो अक्सर भूल जाते हैं ब्रेकफास्ट इज लाइक अ किक अप मील एंड डू ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग्स। अक्सर औकात उनके भूलने से, ब्रेकफास्ट स्किप करने से, या वो कभी जानते बूझते हुए या कभी वक्त की कमी देखते हुए वो कॉलेजेस स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। उससे क्या होता है कि वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते मेंटली या फिजिकली, लेजी रहते हैं, बिल्कुल लेजी रहते हैं, लेथार्जिक रहते हैं। ऑन द अदर साइड उनकी जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं उस तरह से वो स्टिमुलेट नहीं होते, मेटाबॉलिज्म उस तरह से वर्कआउट नहीं करता। तो थिंग्स आर लाइक दिस कि हर मील जो है मुकर्ररा वक्त पर मुनासिब मिकदार में पोर्शन साइज कंट्रोल रखते हुए खाना खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ईटिंग हैबिट्स में जो स्नैकिंग या लाइक टू से दैट जो जंक फूड है, ट्रेंड टुवर्ड्स ऑफ जंक फूड, स्पेशली इन कॉलेजेस ऑफ लाहौर, या हम अगर कॉलेजेस के अलावा अगर उन बच्चों को देखें जो ठीक है वो घर पर भी हैं, या उन खवातीन को देखें जो कि मतलब आफ्टर टीनेज जो एडोलेसेंट्स में है, तो उन लोगों को भी आप ये देखें कि जंक फूड की वजह से जो आपको नहीं पता कि वो कार्सिनोजेनिक है, वो कौन से ऑयल में बन रहा है, वो कहाँ पर है और कहाँ से कंज्यूम कर रहे हैं, फूड सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स हैं कि नहीं है, ये तमाम चीज़ें देखते हुए उनकी बीमारी बीइंग अ कंसल्टेंट मुझे लगता है कि बीमारी आपके फूड से, आपकी प्लेट से स्टार्ट होती है। बिल्कुल और वो प्लेट से स्टार्ट होकर आपकी जो मतलब इट डेवलप्स इनटू योर बॉडी एंड योर ब्लड, मतलब किसी ना किसी तरह से। और साइलेंट रिस्क फैक्टर में अगर आप कमर्शियल फूड बहुत ज़्यादा आप कंज्यूम करते हैं, स्पेसिफिकली एडोलेसेंट अगर यूज़ करते हैं, तो अर्ली ओबेसिटी आ जाती है, अर्ली मैच्योरिटी आती है, और उसके अलावा अडल्ट्रेटेड फूड अगर यूज़ अच्छा, यहाँ से मैं डॉक्टर साहब से भी एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, जैसा कि जवेरिया बता रही हैं, बाहर का बच्चे खाना खाते हैं, एक एक्नी की बड़ी प्रॉब्लम ये भी कहते हैं कि आपका स्टमक अपसेट हो गया है बाहर के खाने की वजह से। इसमें किस हद तक सच्चाई है कि अगर आपका स्टमक अपसेट है तो आपको पिंपल्स निकलेंगे, ये सब चीज़ें आपकी स्किन पे भी नजर आएंगी? ये एक वहम है, लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि खाने से। बहुत सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपने बाहर का खाना खाया है, आपका स्टमक अपसेट है, स्किन आपकी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं और पढ़े लिखे स्किन स्पेशलिस्ट कोई भी, वो ये नहीं कह सकता, चूंकि लेस देन 10% चांस है कि किसी खाने से रिलेटेड हो आपके दाने। सही। खास तौर पे लोगों का ख्याल है कि चॉकलेट खाने से, मिर्च मसाले खाने से, कोई मुरगन ग़िज़ा खाने से दाने निकल आते हैं, तो ऐसी कोई स्टडी नहीं अभी तक प्रूव हुई। और जो है वो लेस देन 10% चांस है, और उसमें आपके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें रिलेशनशिप है भी, वो है डेयरी प्रोडक्ट्स से, और वो भी बड़ा लूज रिलेशनशिप है। इट हैज़ नॉट बीन प्रूवन, कोई कॉन्क्लूसिवली कोई एविडेंस नहीं है इसका। सही। तो मैं डेयरी प्रोडक्ट्स इसलिए भी बंद नहीं करता क्योंकि पहले ही हमारे यहाँ
विटामिन डी की इतनी डेफिशिएंसी है कि अगर आप मजीद अगर उन्हें कहते हैं कि आप डेयरी प्रोडक्ट ना खाएं चूँकि दाने निकलने का कोई लेस देन 10% चांस है तो बच्चे तो पहले दूध पीने के बहुत ज़्यादा हक में नहीं है आजकल, तो बिल्कुल ही नहीं दूध पियेंगे। तो खाने पीने का ताल्लुक दानों से नहीं है। दाने जो हैं ये आपके ऑयल ग्लैंड का या सेबेशियस ग्लैंड की बीमारी है, जिसमें से एक जो स्क्रीशन निकलती है जिसको हम सीबम बोलते हैं, यानी आपके जो ऑयल निकलता है उसकी जब कॉम्पोजिशन खराब हो जाए या गड़बड़ हो जाए तो उससे आपके दाने निकलने लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर डॉक्टर साहब ने कह दिया खाने पीने का ताल्लुक नहीं है आपकी स्किन से या स्कार्स से या फिर पिंपल से तो आप बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दें कि जी इसका कोई नुकसान नहीं है। ऑब्वियसली वो फिर दानों का नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिल्द की हैं जिसमें खाने पीने से डायरेक्ट कोरिलेशन है, लेकिन इस पर्टिकुलर बीमारी में नहीं है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ने बात की विटामिन डी की, जवेरिया कितना जरूरी है टीनेजर्स के लिए? देखिए कि पाकिस्तान में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, जैसे ये नहीं पता कि आयरन के साथ विटामिन सी की ब्लड में एब्जॉर्प्शन है, इसी तरह ये भी नहीं पता कि विटामिन डी की कैल्शियम के साथ ब्लड में एब्जॉर्प्शन है। अब होता क्या है कि आप कहीं ना कहीं विटामिन डी तो कहीं ना कहीं से ले रहे हो सकते, बिकॉज ये हमारी ज़मीन में है, हमारे माइक्रो मिनरल्स में, सब्जियों में है, माइन्यूट अमाउंट में आपको विटामिन डी बिल्कुल मिलता है। पर उसके अलावा डायरेक्ट सोर्स ऑफ हीट सनलाइट इज द विटामिन इज इन डी। तो उसके अलावा जो कैल्शियम सोर्सेज हैं जो कि हमें आजकल एक एडल्ट्रेटेड मिल्क का आपको पता है बैठता नहीं है, हमें ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ता है इसका ऑल्टरनेट क्या निकालना है। इट्स लाइक दैट। और ऑन द अदर साइड जब कैल्शियम या डेयरी प्रोडक्ट्स की बात की जाए, जो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन है, फूड्स की बात की जाती है, तो हमेशा आप ये देखें कि मिल्क, योगर्ट, चीज़ और ये तमाम चीज़ मतलब अच्छी, दे आर द गुड सोर्सेज, हेल्दी सोर्सेज। बट इसका मतलब फिर वही कि पोर्शन साइज में एक अच्छे मतलब प्रॉपर पोर्शंस में अकॉर्डिंग टू योर एज, वेट, हाइट एंड लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी प्लान कर लेना बिल्कुल। आप अगर उसको तब आप कंज्यूम करते हैं उतनी अमाउंट में जितनी आपको रिक्वायर्ड है, उससे ज्यादा और कम नहीं। तो और हमेशा हम देखते हैं इत्तेदाल से जब आप हटते हैं तो ऑब्वियसली वो चीज आपके लिए नुकसान देती है, तो आप हेल्थ गोल अचीव कर। बिल्कुल ऐसे ही हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। मौजूद हैं डॉक्टर साहब की जानिब रुख करेंगे। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे एक्ने की, आपने कहा अलार्मिंग सिचुएशन है, तो मैं आपसे जानना ये चाहूंगी ट्रीटमेंट प्लान इसका क्या है? अब आमतौर पर हम ये देखते हैं कि लोग जो है सोशल मीडिया से फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं, फलां ने ये ट्रीटमेंट बताया है, मैं अपने चेहरे पे ये कर लूँ, तो ये तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और आप अपनी जल्द के साथ तो एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते। देखें, जो दवाइयाँ पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कि डॉक्टर के पास जाना और इतना आसान है, चूँकि अक्सर मुल्कों में आप किसी स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा सकते अंटिल यू गो टू अ प्राइमरी केयर डॉक्टर या जनरल फिजिशियन के पास ना जाएं। पाकिस्तान में आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं। चढ़ जाते हैं डॉक्टर साहब। हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ कि लोग फिर भी इतनी तकलीफ गवारा नहीं करते कि डॉक्टर से मशवरा कर लें। अगर मशवरा कर लिया जाए तो बहुत कम पैसों में, बगैर किसी एक्सपेरिमेंटेशन के या तुक्के लगाए बगैर जो है आप अपने डॉक्टर साहब आपने कम पैसों की बात की है, मैंने तो ये सुन रखा है कि स्किन ट्रीटमेंट जितने भी हैं वो बहुत महंगे होते हैं। एक्चुअली स्किन ट्रीटमेंट से यही मैं कह रहा हूँ कि स्किन ट्रीटमेंट तक जाने की जरूरत ही ना पड़े अगर दानों को इलाज कर लिया जाए। ट्रीटमेंट्स उस वक्त हैं जब आपके निशान पड़ गए, जब निशान पड़ गए उसमें आप फिर माइक्रोडर्माब्रेजन करवा सकते हैं, लेजर करवा सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो की जा सकती हैं, लेकिन वो है निशानों के लिए। दानों का इलाज के लिए कोई बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं होती, सिर्फ चंद लोशन है जो देते हैं जो कि दवाइयां उसके अंदर यानी अगर दाने भी हैं तो आपको घर नहीं बैठना चाहिए फौरी तौर पर इलाज के लिए। एक्चुअली वो दैट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट ट्रीटमेंट, क्योंकि अगर दानों के निशान पड़ गए उसका इलाज मुश्किल भी होगा, लंबा भी होगा। सबसे आसान काम है कि दानों को शुरू से निप द इवल इन द बड वाली बात है कि उसी वक्त उसका इलाज किया जाए, और वो इतना सस्ता और इतना आसान इलाज और इतना आजकल, और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सारी दवाइयाँ वो मौजूद हैं जो कि दुनिया में कहीं पर भी मौजूद हैं। जो हम इलाज अमेरिका में करते हैं एग्जैक्टली वही पाकिस्तान में अवेलेबल अल्हम्दुलिल्लाह है। तो ना कि आजकल के ज़माने में दाने होना और उसका इलाज ना करवाना मेरे ख्याल में ज़्यादती से कम नहीं है। सही। होम रेमेडी बहुत सारे लोग लेके बैठ जाते हैं, स्किन पे ये लगा लें, ये लगा लें, नुकसानदेह है डॉक्टर साहब? देखें, होम रेमेडी का नुकसान ये कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह ने खाने के लिए बनाई हैं, उसको अगर आप फॉर एग्जांपल लेमन जो है या लीमू जो है, अगर उसको आप खाएंगे तो कोई नुकसानदेह शायद ना हो, लेकिन अगर आप उसको जिल्द पे लगाते हैं तो काफ़ी दफ़ा वो एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस करता है और वहाँ पे मुस्तकिल निशान पड़ जाता है। सही। आपने लोगों को देखा होगा कि जब आम का जूस आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा कि वो अगर जो लोग आम तौर पे शुरू में बहा देते हैं वो काफ़ी दफ़ा एलर्जेनिक होता है, वो जहाँ पर भी लगता है वहाँ पे निशान पड़ जाता है। तो खाने की चीज़ों का खाने से ताल्लुक़ रखें, उसका उसे आप खाएं,
बजाय इसके कि लोग अक्सर मैंने देखा है खीरे टमाटर तरें जो हैं वो मुंह पे लगा लेते अच्छा, हैं। इसके साथ साथ सेल्फ मेडिकेशन की जब हम बात करते हैं, फलाने ये मेडिसिन इस्तेमाल की, स्टीरॉइड की तरफ बहुत सारे लोग चले जाते हैं, तो ये कितना नुकसान? जी देखें, लोग जो है बेटनोवेट और इस तरह की जो क्रीमें जो लोग लगाते हैं ये तमाम स्टीरॉइड्स हैं, और स्टीरॉइड से दाने 2-4 दिनों के लिए तो बैठेंगे, लेकिन उसके बाद बहुत भरपूर अंदाज में निकलते हैं और वो बहुत ज़्यादा सिवियर एक्नी निकलते हैं, जिसको स्टीरॉइड इंड्यूस्ड एक्नी या रोजेशिया बोलते हैं। उससे आपकी जल्द भी बारीक हो जाती है और आपकी जल्द के अंदर से रगें नजर आनी शुरू हो जाती है और रेडनेस हो जाती है, और चेहरे पे कहीं पे ज्यादा पिगमेंटेशन और कहीं पे कम पिगमेंटेशन हो जाती है, जिसको डिसपिगमेंटेशन बोलते हैं। तो वो जो है ये तमाम चीज़ें दानों समेत जो हैं वो अच्छा खासा एग्जैसरबेट कर देती हैं एक्ने को। सही। अच्छा जवेरिया, मैं आपसे जानना चाहूँगी, डाइट प्लान हमने टीन एजर्स का डिस्कस किया। आजकल हम देखते हैं सहल पसंदी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ गई है, क्योंकि गैजेट्स का दौर आ गया, बच्चे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप। कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए कि वो स्कूल में एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें भी हिस्सा लें, क्योंकि आजकल हम देखते हैं बच्चे ओवर वेट भी इसी वजह से हो रहे हैं कि उस तरह से स्कूल्स में ग्राउंड्स नहीं है और कोई एक्टिविटी लाइफ में ऐसी नहीं रही। कितना नुकसानदेह है ये भी? बेसिकली आप देखिए तो जो फीमेल्स हैं या जो गर्ल्स हैं उनमें इस टाइम कैल्शियम और आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनकी पेल कम्प्लेक्शंस हैं, और ऑन द अदर साइड जब वो न्यूट्रिशनल अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते और उसके साथ साथ उनको रोज़मर्रा की चीज़ें भी अंजाम देनी है और एक्टिवली करनी है, तो वो जो लाइफ में उस तरह से मतलब फॉरवर्ड टुवर्ड लाइफ उस तरह से वो नहीं ले सकते, प्रॉपरली वो नहीं उस तरह से चल सकते। ऑन द अदर साइड आप ये देखें कि जहाँ पे मेल्स या बॉयज़ आते हैं वहाँ पर उनकी बोन डेवलपमेंट हो रही होती है, मेंटल डेवलपमेंट, उसके अलावा कॉग्निटिव डेवलपमेंट से तमाम डेवलपमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा हद तक जो ज़रूरी है वो हाईली स्पाइसी फूड, उसके अलावा कार्बोनेटेड बेवरेजेस, बेकरी आइटम्स, एनिमल फैट, स्पेशली एनिमल फैट कहीं ना कहीं पे आपको ठीक है, अगर इट्स लाइक अ मीट, बीफ, व्हील, तो वो रिच सोर्स ऑफ आयरन है। आयरन की आपकी बॉडी को डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस में भी आपको बहुत हद तक बेहद तक ज़रूरी है। पर ऑन द अदर साइड जब मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और उसके बाद हेल्दी फैट्स एंड ऑयल्स आप मिस करते हैं, स्किप करते हैं, तो इट्स लाइक अ इंजन और फ्यूल फॉर योर बॉडी। आप वो फ्यूल मिस कर जाते हैं, आप वो फ्यूल मिस होता है, और ऑन द अदर साइड मतलब बेवक्त खाना खाना, रात को देर तक जागना, उसके अलावा साथ ही साथ ब्रेकफास्ट स्किप करना, जैसे हमने बात की भी, ये तमाम वो चीज़ें, और ऑन द अदर साइड जंक फूड का बेतहाशा इस्तेमाल, ये तमाम चीज़ें ब्रेन जो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसको भी स्लो डाउन करती हैं। आपको जो आपकी हाइट है, मतलब जिस टाइम पाकिस्तान में 40% स्टेंटेड ग्रोथ की रेशियो है, वो एक अडल्ट्रेटेड फूड, फिर हाईली स्पाइसी और स्वीटेंड और हाईली सॉल्टी फूड। ऑन द अदर साइड बिल्कुल एसेंशियल फैट्स का ना इस्तेमाल करना, लाइक टू से दैट जैसे जैतून है, फाइबरस ग़िज़ाई अजनास में जैसे 5 फाइबर फ्रूट है, मौसमी फल सब्जियां, मतलब उनको स्किप कर दिया जाता है। इन तमाम चीज़ों की वजह से जो हेल्थ गोल्स हैं बच्चे उस तरह से अचीव नहीं कर पाते। तो ज़रूरी चीज़ ये है कि विटामिन डी और कैल्शियम इनटेक, आयरन, विटामिन सी रिच फ्रूट्स, जैसे कि हमारे पास ग्रेप फ्रूट है आजकल, पोमग्रेनेट है और मैनी अदर फ्रूट्स टू, साथ ही साथ माइक्रो मिनरल्स और हाई फाइबर फ्रूट्स का जो है इस्तेमाल अपने खुराक में करके हेल्थ गोल्स बेहतर किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ड्राई फ्रूट सर्दियों में क्योंकि आपको पता है खाया जाता है, एक ये भी पता नहीं अब मिसकंसेप्शन है क्या है कि सर्दियों में अगर आप ड्राई फ्रूट ज़्यादा लेंगे तो आपकी स्किन पे दाने बन जाएंगे, इस तरह का इशू हो जाएगा, इसमें किस हद तक सच्चाई है? इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ड्राई फ्रूट इसका मतलब जो भी खाएगा उसके मुंह पे दाने निकलेंगे, ऐसा नहीं होता। ये ड्राई फ्रूट में बहुत कम चांस है, जैसे मैंने कहा कि फूड रिलेटेड एक्नी जो है उसका चांस लेस देन 10% और वो भी बड़ा क्वेश्चनबल सा चांस है। तो ड्राई फ्रूट आर वेरी रिच इन मैनी न्यूट्रिएंट्स, और जो माइक्रो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए बड़े अच्छे एक आपके पास सोर्स है। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे ड्राई फ्रूट बड़ी अवेलेबल है। अगर आप बाहर किसी मुल्क में जाएं तो यही जो हैं बहुत ही महंगे फ्रूट्स अवेलेबल हैं। जब मैं आपके ये चैनल से निकल रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे रेडियो पे लोग, आई मीन इट्स अमेजिंग कि पाकिस्तान में जो ऑर्गेनिक फूड जो है, ये दिस इज ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक जो आपके फल हैं, ये इतने सारे अवेलेबल हैं कि इसको मत छोड़ें कि आपके दाने निकलेंगे। कर सकते हैं, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं अपने खाने पीने को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। हाँ, हेल्दी फूड जो है, ये जैसा आपने कहा, ये ज़रूरी, ये ना सोचें कि चूँकि मैंने कह दिया है कि आपका कोई ऐसा उल्टा सीधा खाने का जिल्द से ताल्लुक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि सेहत से भी ताल्लुक नहीं है। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जो स्किन पे खड्डे पड़ जाते हैं, काले निशान पड़ जाते हैं दानों के बाद, उसका ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है? देखें, जहाँ तक तो निशानों का इलाज है, निशानों के लिए हम सिर्फ अगर निशान पड़े हों और गड़े नहीं पड़े या खड्डे नहीं पड़े हुए, तो उसके लिए जिसको हम डिप्रेस्ड स्कार्स बोलते हैं, उसका तो
इलाज जो है हम सिर्फ निशानों तक की हद तक तो हम करीमों से कर सकते हैं। कुछ ऐसी क्रीम्स हैं जिसमें कि ऐसे मेडिसिन अब अवेलेबल हैं जो आपके जिल्द का रंग हल्का कर सकती हैं। ये इसी से मिलती जुलती क्रीमें जो हम पूरे जिल्द के रंग को भी हल्का कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा किसी का गाढ़ा रंग हो। लेकिन इस खास सिनेरियो में जहाँ पे निशान पड़े हैं दानों के, सिर्फ दानों के निशानों पर हम एक ख़ास दवाई लगा सकते हैं जिससे कि वो निशान हल्के हो जाएं। और इसमें बहुत सारी दवाइयाँ अब अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक और बड़ी खूबसूरती कि हम जो दवाइयाँ पूरी दुनिया में अवेलेबल नहीं हैं लेकिन सिर्फ चंद जगहों पे अवेलेबल है, वो पाकिस्तान में आप कंपाउंड भी करवा सकते हैं। तो कंपाउंडिंग फार्मेसी हमारे पास बहुत बड़ा एक रिसोर्स है कि हम अपनी मर्जी का पेशेंट के मुताबिक, उस पेशेंट के इंडिविजुअल नीड्स के मुताबिक आप दवाई मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या आप कंपाउंडिंग फार्मेसी कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर अब डिप्रेशन वाले स्कार्स हों, जो खड्डों वाले स्कार हैं, उसका इलाज जो है वो हम बहुत सारी लेजर्स अवेलेबल हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है जिसको हम फ्रैक्शनल CO2 लेजर रिसर्फेसिंग बोलते हैं। PRP किसी हद तक अगर कोई डिप्रेस स्कार हो तो लेज़र के बाद हम PRP या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कर सकते हैं। लेज़र्स में भी फिर कुछ लेज़र्स हैं जो कि रेड स्कार्स के लिए बहुत मुफीद हैं, यानी रेड निशान जो हैं वो रेड निशान काफ़ी दफ़ा इसलिए पड़ते हैं कि वहाँ पे आपकी जो ब्लड की सर्कुलेशन। लेकिन डॉक्टर साहब हम देखते हैं जगह जगह पर ऐसे सेंटर खुले हैं जहाँ पे कहा जा रहा है स्किन के लिए आप लेज़र करा सकते हैं, वहाँ पर मुस्तनद डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है, तो उसका कितना नुकसान है? हाँ वो देखें, वो एक नुकसानदेह बात है। मैं पेशेंट को कहता हूँ कि जब आप खाना खाने जाते हैं तो आप पूछते हैं जी रेस्टोरेंट अच्छा कौन सा है, जब आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप चाहते हैं गाड़ी कौन सी अच्छी, लेकिन जब आप डॉक्टर का इंतखाब करते हैं तो कुछ ये पूछते भी नहीं है उसकी क्वालिफिकेशन देखें कि वो कितने अरसे से क्या चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या वो स्किन के डॉक्टर हैं कि नहीं हैं। और ऐसे जो हैं सेंटर्स जो हैं वो लोग काफ़ी दफ़ा कहते हैं गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब बात आपकी स्किन की है तो फिर मेरे ख्याल से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहिए, डॉक्टर के बारे में डिटेल में आपको पता होना चाहिए, फिर डॉक्टर जिस तरह से आपको गाइड कर रहा है उसको भी आपको साथ लेकर चलना चाहिए। जवेरिया, बच्चों की डाइट के हवाले से कोई मैसेज आप देना चाहें, क्योंकि हम देखते हैं बच्चे जो हैं दूध को बिल्कुल ही जो है अपनी डाइट से स्किप कर देते हैं, छोटा सा मैसेज कोई आप देना? बिल्कुल, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ऐड मोर ग्रीन्स और फ्रूट्स, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा गो ग्रीन एंड गो ब्यूटीफुल, लाइक टू से दैट। और उसके साथ ही साथ दालों का, लेंटिन, बीन्स, ये तमाम चीज़ें इनका भी इस्तेमाल ज़रूर करें। पानी तकरीबन हर मील के बाद 4 ग्लासेस ऑफ वाटर, और तकरीबन एक दिन में, बिल्कुल सर्दियों में भी, क्योंकि पानी सर्दियों में तो वैसे इनटेक आपको पता है ना कम हो जाता है, तो 12 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे। उसके अलावा जो है डिटॉक्स वाटर लें तो और अच्छा है, वो खवातीन के लिए भी अच्छा है, यंग गर्ल्स के लिए भी अच्छा है जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी गोइंग है। अगर वो लेमन, मिंट और उसके अलावा थोड़ा सा सेलरी स्टिक्स और साथ में जिंजर, गार्लिक, और तो आपकी सेहत भी अच्छी रह सकती है और आपकी स्किन भी अच्छी रह सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जवेरिया आपका भी, डॉक्टर साहब आपके भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।